तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग? ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अभी आप लोग की किस किस चीज़ की क्लास चल रही है यहाँ पे? अच्छा, सिलेबस बताया था सिर्फ, और अभी किसी भी चीज़ की क्लास स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको आपने पहले मॉडर्न हिस्ट्री कभी पढ़ी है, या फिर कोई सी भी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिएबल या मॉडर्न, कुछ कुछ पढ़ा है? या फिर हिस्ट्री कभी पढ़ी हो? अच्छा, स्पेक्ट्रम पढ़ा है आपने? नहीं, ठीक है। तो एज वी नो कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। मीडियम आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश? हिंदी रहेगा आपका भी, ठीक है। तो हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले कौन सी? एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या होता है? जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, जैसे जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हम पढ़ेंगे इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक काल, वैदिक पीरियड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ आएगी एंशियंट हिस्ट्री। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, पर हम ये दूसरी क्लास में पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? मिडिएबल हिस्ट्री। मिडिएबल हिस्ट्री में क्या होगा? मिडिएबल हिस्ट्री जो है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे अटैक होता है, कैसे स्लेव डायनेस्टी बनेगी, कैसे राजा जो महाराजा जो भी हम पूरा टाइम पीरियड पढ़ते हैं टिल दी मुगल एम्पायर। तो ये हमारी क्या रहेगी? मिडिएबल हिस्ट्री। हम स्लेव डायनेस्टी, ये जो है वो स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होगी और एंड होती है कहाँ तक? मुगल टाइम पीरियड तक, ठीक है, मुगल एम्पायर तक। और बात करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री, जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंसिस्ट करता है आज का हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी हम आज देश हमारा आज़ाद हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है कहाँ से? मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने से। अब ये मुगल एम्पायर क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायनेस्टी हैं, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी, बट मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उसको हम कहते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब है कि जहाँ से जो भी हिस्ट्री हमारी शुरू हुई आफ्टर दी पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुगल एम्पायर की, ठीक। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन पर, तो मुगल एम्पायर से हम बात करें अगर, तो पहला जो हमारा पढ़ेंगे हम इसमें टॉपिक वो होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का मतलब हुआ कि मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ और वो अपने डिक्लाइनिंग फेज पर कैसे आया। तो पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे यूरोपियन, बेसिक इंग्लिश ये है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है, ओके। यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इंडिया में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई। जैसे कि यूरोपियन एडवेंट का मतलब हुआ कि कौन कौन सी यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया के अंदर आए। यूरोपियंस का मतलब माने कि जैसे कि बहुत सारे देश है, वी नो कि यूरोप कहाँ पर है, ठीक है, वी नो, जैसे दिस इज इंडिया, ओके। इधर क्या है? अफ्रीका, ठीक है, और अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे यूरोप, ठीक है। तो यूरोप के यहाँ से बहुत सारी जो है वो कंपनियां आई थी, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आते हैं थ्रू दिस रूट, इस रूट से इंडिया के अंदर आते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे यूरोपियन एडवेंट इनटू इंडिया। अब यूरोपियन एडवेंट में कौन कौन सी वो कंपनियां थी? तो सबसे पहली जो कंपनी इंडिया के अंदर आई वो कौन सी थी? पोर्तुगीज, ठीक है। पोर्तुगीज जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर आते हैं। तो पहली कंपनी जो इंडिया के अंदर आती है वो कौन थी? पोर्तुगीज, ठीक। नेक्स्ट कंपनी जो इंडिया के अंदर आएगी वो थी डच। थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आके 200 साल तक राज करती है, और इंडिया के जितने भी रीजनल जो किंगडम्स रहेंगे या फिर यहाँ के जो भी राजा महाराजा रहेंगे, इवन आफ्टर दी एम्पायर,
इनका स्ट्रगल जो है हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान हमारा इस पे रहेगा, क्योंकि हमारा जो भी हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बाकी जो भी कंपनी आएंगी, जैसे पोर्तुगीज हुई, डच हुआ, फ्रेंच हुआ, डेनिस हुए, इसके बाद जो है वो फ्रेंच है, ठीक है, और फिफ्थ जो है वो डेनिस रहेंगे। तो ये जितनी भी कंपनियां रही, ये जो है सारी क्या है, लॉस्ट कर जाती हैं वॉर को, और लास्ट में कौन बचती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके साथ हमारे बहुत सारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल होंगे, ठीक है। तो थर्ड कौन सी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हो गया यूरोपियन एडवेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये जो है अभी सिर्फ ओवरव्यू है, बेसिक चीजें, ठीक है। एक मिनट, थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब मुगल एम्पायर, मान लीजिए एक बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया है ये, ठीक है, ये इतना बड़ा इंडिया है, ये सारा क्या है, मुगल एम्पायर, ठीक है। अगर मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, मुगल एम्पायर जो है वो अपने पतन पर है, ठीक है। एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जैसे कि अभी मान लीजिए इंडिया एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, कोई महाराजा जो है उसको लीड कर रहे थे। मान लीजिए ये जो है इसका डिक्लाइन हुआ, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इसके डिक्लाइन होने के। तो क्या हो सकते हैं, या तो बहुत सारे छोटे छोटी रियासतें आ गई हो, ठीक है, या बाहर से किसी ने अटैक कर दिया हो, ठीक है, ये सारे कुछ कुछ कारण हो सकते हैं। तो मुगल एम्पायर में भी सेम ही हुआ था। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे सेंट्रल ईस्ट इंडिया जो है, इन्होंने क्या किया, अटैक किया। और दूसरी बात क्या थी, कि इंडिया के अंदर ही जो मुगल एम्पायर था, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो हैं वो किंगडम्स निकल के आए, ठीक है। छोटे छोटे किंगडम्स का मतलब क्या है, जैसे मुगल एम्पायर है, जो राजा महाराजा हैं अगर वो धीमे धीमे वीक होने लगेंगे, तो क्या होगा, छोटे छोटे रियासतें बनने स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, रीजनल किंगडम। इसका मतलब ये हुआ, रीजनल किंगडम का मतलब ये हुआ, जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए, बहुत सारे छोटे छोटे रीजन बन गए। जैसे कि 1947 की बात करें, 1947 में क्या हुआ करता था, एक इंडिया हुआ करता था, ठीक है। 1956 के टाइम पे सबसे पहली जो अपने यहाँ की स्टेट बनी थी इंडिया में, वो कौन बनी थी, आंध्र प्रदेश। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेस पे एक पहली स्टेट बनाई गई थी, वो कौन थी, आंध्र प्रदेश। तो पहले एक इंडिया हुआ करता था, लेकिन धीमे धीमे करके क्या हुए, छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, ठीक है। मैं उसी की बात कर रही हूँ कि एक पहले एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था मुगल एम्पायर, लेकिन ये जो एम्पायर है वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया, उसको हम कहेंगे रीजनल किंगडम। रीजनल का मतलब हुआ रीजन्स, रीजन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एरियाज डिवाइड हुए। तो पहला स्टेट जो बन के आया वो था हैदराबाद, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पहला स्टेट कौन सा बना, हैदराबाद। नेक्स्ट क्या बनता है, बंगाल, फिर बनेगा अवध। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं वो कब बने, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल। तो रीजनल किंगडम्स में हम क्या पढ़ेंगे, इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम में हम पढ़ेंगे हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सारे स्टेट्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद सिर्फ यही 3 स्टेट्स बने हों, और भी बहुत सारे स्टेट्स बनेंगे। तो मुगल एम्पायर में से निकल के ये 3 स्टेट्स बने थे, बाकी बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बने, जैसे कि सिख स्टेट, सिख एम्पायर, जाट एम्पायर, ठीक है, राजपूत, मालवा, मालवा वाले रीजन में मालवा बनेंगे। ये सारे स्टेट्स हम देखेंगे कब, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल। अभी तक यहाँ तक समझ में आया आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो ओवरव्यू है वो कैसे रहेगा, ठीक है। आफ्टर रीजनल किंगडम्स जो हैं, फिर हम इसके बाद देखेंगे, फोर्थ टॉपिक में, कि स्ट्रगल। अब ये छोटे छोटे किंगडम्स हैं सारे जो हैं, हैदराबाद, बंगाल, अवध, जाट, सिख, सारे क्या चाहेंगे, अपना एक सुपीरियर पावर स्टेब्लिश करना, ठीक है। मान लीजिए कि आपने हैदराबाद स्टेब्लिश किया है, आपने बंगाल स्टेब्लिश किया है, अब आप क्या चाहेंगे कि पूरे इंडिया पर सिर्फ मेरा ही अधिकार रहे। तो अब आप दोनों में क्या होगा, स्ट्रगल होंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रगल बिटवीन रीजनल स्टेट्स, ठीक है। स्ट्रगल बिटवीन रीजनल स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स के बारे में हम स्ट्रगल पढ़ेंगे।
अब हम यहाँ हमने जो सेकंड टॉपिक देखा था वो क्या था, वो था यूरोपियन एडवेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो छोटे छोटे से एरिया में डिवाइड हो गया है, जैसे कि हैदराबाद भी है हमारे पास, मैसूर है, अवध है, बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यूरोपियन कंपनियां भी हैं। यूरोपियन कंपनियों का क्या मतलब हो रहा है कि बाहर से विदेशी कंपनियां भी इंडिया में स्टेब्लिश हो रही हैं। तो स्ट्रगल जो है वो इन चारों या इन सब स्टेट्स के बीच में नहीं, यूरोपियन कंट्रियों के बीच में भी होगा, ठीक है। तो फिफ्थ टॉपिक जो हम वो पढ़ेंगे वो है कि स्ट्रगल, जो हम राइवलरीज पढ़ेंगे, राइवलरीज का मतलब है डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होते हैं, विवाद, ठीक है। तो विवाद ये किसके बीच में होंगे, यूरोपियन कंपनियों के बीच में और रीजनल स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो यूरोपियन कंपनी और रीजनल स्टेट्स, यूरोपियन कंपनी और रीजनल स्टेट्स के बीच में क्यों विवाद हो रहे हैं, क्यों राइवलरीज हो रही हैं, क्योंकि यूरोपियन कंपनी भी चाहती हैं अपना पावर स्टेब्लिश करना। यूरोपियन कंपनी कौन सी कंपनियां हैं, जो बाहर से आके इंडिया में स्टेब्लिश हुई हैं, और वो कौन सी कंपनियां थी, पोर्तुगीज, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच और डेनिस। ये 5 कंपनियां जो हैं वो इंडिया आती हैं और यहाँ पे अपना सुपीरियर पावर स्टेब्लिश करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो लोग झगड़ा करते हैं। तो झगड़ा इनका किसके साथ होगा, रीजनल स्टेट्स के साथ। और वो रीजनल स्टेट्स कौन कौन से हैं, जो आफ्टर द मुगल एम्पायर फॉर्म हुई हैं। तो आफ्टर मुगल एम्पायर कौन कौन सी स्टेट्स फॉर्म हुई थी, अवध, मैसूर, सिख, मालवा, बहुत सारे स्टेट्स थे, ठीक है। तो इनके सारे हम राइवलरीज पढ़ेंगे। अब हम ये सारी राइवलरीज पढ़ेंगे, इसके बाद क्या होगा कि जो भी रीजनल स्टेट्स रहेंगी, ये हमने देखा सारी, ये सब क्या हो जाएंगी, डिफीट। ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब को हरा के क्या बन जाएगी, एक सुपीरियर कंपनी, और यहाँ पे क्या करेंगी, इंडिया पर रूल करेगी। इसीलिए हम लोग क्या थे, 200 साल तक उनके अंदर काम किया हम लोगों ने, ठीक है, हम स्लेव बन के रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ, स्टेब्लिश का मतलब होता है कि यूरोपियन पावर का जो है वो विस्तार होना, ठीक है। तो यूरोपियन कंपनियों का यहाँ पर क्या हुआ, स्टेब्लिशमेंट हुआ, और उन्होंने क्या किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अभी आजकल प्रधानमंत्री का काम है वो क्या करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारे कंट्रोल किसके पास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। ये कैसे आए, इन सारी स्टेट्स को डिफीट करने के बाद, ठीक है। नाउ अब अगर कोई बाहर से कंपनी आके इंडिया में स्टेब्लिश हो रही है तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको क्या करेंगे, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके पास एमिनिशंस है, उनके पास गन है, गन पाउडर है, उनके पास तोप है, उनका हर कुछ है उनके पास, बट वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम किस तरीके से उनसे जो है वो फाइट कर सकते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से अटैक करेंगे। तो हमारे पास पहले सिर्फ एक ही कारण था, वो क्या था, न्यूज़पेपर छापेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाएंगे, जैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये है 6th टॉपिक हमारा, जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या है कि हम जो हैं अपने, हमारी समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लेके आए, ठीक है, एक नाथ के बारे में, विवेकानंद के बारे में, ये हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे सिविल अपराइजिंग। सिविल अपराइजिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंडिया जो पार्ट है, दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया के कुछ पार्ट्स जो हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स जो हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे कौन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी उसकी है, वो है शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्राइब्स है। मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है।
तो अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में किसी भी प्रकार का जो है हम लोग इंटरफेरेंस करेंगे या फिर उनके फॉरेस्ट के अंदर जाके अपने घर बनाना शुरू करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भी अपराइजिंग्स करेंगे, वो भी रिवॉल्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सिविल अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग। तो ट्राइबल अपराइजिंग में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ आएंगे, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। अब किसी भी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप बताइए। कि अगर आप कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, जूट फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए? लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको एक एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन, ताकि आपको मार्केट मिल सके, ठीक है। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ना फ्यूल के लिए उस टाइम पे फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किस चीज़ की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी? कोल की ज़रूरत। तो हम क्या करेंगे, हम जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके एरिया में क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, उनके पेड़ों को काटेंगे, उनके घरों को जलाएंगे। इसी वजह से ये ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए, ठीक है। तो ये ट्राइबल, ये बिरसा मुंडा नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये वो इसमें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो लास्ट तक हमें फ्रीडम दिलाने का काम करेगी, तो वो इसके बाद बनेगी। उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, और ये जो है वो उस टाइम पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका कोई भी मकसद नहीं था कि वो हमें क्या दिलाए, आज़ादी दिलाए। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये जो भी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, हमको सिर्फ सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने की बात हो रही थी। सोशल वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि हम जो है वो एक सोसाइटी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि हम इस पूरी सोसाइटी की पूर्ति कर सके, खाने पीने की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन की, सैनिटेशन की, एवरीथिंग। तो इसका क्या मकसद था? यही। और इनकी एक साल में मीटिंग होती थी, वो मीटिंग जो होती थी वो दिसंबर के टाइम पे होती थी, 30 और 31 को, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है 1885 में, और इसके बाद जो है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा, फिर हमारे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो नेशनल मूवमेंट जो है वो हमारा स्टार्ट होगा, दो फेज में डिवाइड है। पहला है नेशनल मूवमेंट 1905 से 1917 तक, इसको हम कहते हैं फेज 1। इसको हम फेज 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गांधी जी के पहले वाला एरिया है, ठीक है। गांधी जी 1915 में आए इंडिया, बट उनके जो मूवमेंट स्टार्ट हुए वो चंपारण के बाद से स्टार्ट हुए, 1917 के बाद से। तो सेकंड फेज हम जो है वो पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट का, फेज 2। फेज 2 को हम क्या बोलेंगे? गांधीयन एरा। हाँ, क्या कह रहे हो? गांधीयन एरा, हाँ, गांधीयनिज्म भी कह सकते हैं, गांधीयन एरा भी कह सकते हैं। गांधीयन एरा जो है वो 1917 टू 1947। तो ये रहेगा हमारा सेकंड फेज नेशनल मूवमेंट का। ये पूरा ओवरव्यू था। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आया? आप ये टाइमलाइन एक बार लिख भी लीजिए, ठीक है। एक बार आप ये टाइमलाइन लिख लीजिए पूरी। आप लोग का ग्रेजुएशन हो चुका है? अभी ग्रेजुएशन आपका? अच्छा, सब्जेक्ट क्या था? बीए सोशियोलॉजी, ओके। तो पहले लिखिए, सबसे पहले टाइमलाइन में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ओवरव्यू डाल के लिखिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ डालिएगा ओवरव्यू।
फर्स्ट लिख लीजिए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, फिर लिखिए यूरोपियन एडवेंट इनटू इंडिया, इतना ही लिखिएगा सिर्फ यूरोपियन एडवेंट इनटू इंडिया। नेक्स्ट लिखिए इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम। इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम। नेक्स्ट लिख लीजिए राइवलरीज। राइवलरीज लिखिए, इसको रहने दीजिएगा, इसको लिखिए राइवलरीज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रीजनल स्टेट्स। EIC इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। राइवलरीज बिटवीन EIC एंड रीजनल स्टेट्स। सिक्स में है स्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ सुपीरियर पावर, ठीक है। सिक्स लिखिए स्टेब्लिशमेंट ऑफ EIC एज अ सुपीरियर पावर। Establishment of EIC as a superior power. Done. Next. लिखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है ट्राइबल अपराइजिंग और सिविल अपराइजिंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ भी लिख लीजिए। Then नेशनल मूवमेंट फेज 1, नेशनल मूवमेंट फेज 2, इसको हम गांधीयन एरा भी कहेंगे, 1917 टू 1947। तो स्टार्ट हो रहा है बैटल ऑफ पानीपत से, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है वो मुगल एम्पायर कैसे स्टेब्लिश होता है और फिर कैसे डिक्लाइनिंग होता है, ठीक है। डिक्लाइनिंग फेज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किस किस के बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी। अब ये कौन है दो पर्सनालिटी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो बाबर जो थे वो मंगोलियन डिसेंट है, ठीक है। मंगोलियन डिसेंट मतलब सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया मतलब समझ रहे हो आप, जैसे दिस इज इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है पाकिस्तान, और ये वाला जो पूरा रीजन है इसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रल एशिया, ठीक है।
तो ये रीजन, यहाँ से कौन आए थे, बाबर, इंडिया में आते हैं। और इंडिया में उस टाइम पर रूल कौन कर रहे थे, इब्राहिम लोधी, जो किस डायनेस्टी के थे, लोधी डायनेस्टी के। अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि लोधी डायनेस्टी क्या है, बाबर कहाँ से आए, वो इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है वो मिडिएबल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। बट स्टिल मिडिएबल हिस्ट्री जो है वो मैंने बताया था आपको कि स्लेव डायनेस्टी जो है वो पहली डायनेस्टी मिडिएबल हिस्ट्री में स्टेब्लिश होती है। इसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी इसकी बचती है वो कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लास्ट डायनेस्टी कौन सी रहेगी, लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के एक राजा जिनका नाम क्या है, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इनकी जो है वो स्ट्रगल, इनका जो बैटल है वो किसके साथ होता है, बाबर के साथ। और बाबर जो है इनको डिफीट करके एक एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं, उसको हम कहेंगे मुगल एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मुगल एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है। मुगल एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, ठीक है। किस किस के बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मंगोलियन इनका डिसेंट था, मतलब इनका जो ओरिजिन था वो मंगोलिया से था। वैसे ये जो है वो उज्बेक रीजन का मतलब है उज्बेकिस्तान, ठीक है। आज जिसको हम उज्बेकिस्तान कहते हैं वो इस रीजन से थे। इब्राहिम लोधी जो थे वो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, और इन्होंने जो है वो बड़ी महानता, बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो बाबर से इनके झगड़े हुए, बट स्टिल जो है ये डिफीट हो जाते हैं और बाबर जो है वो मुगल एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं 1526 में, ठीक है। 1526 में जो है वो मुगल एम्पायर स्टेब्लिश होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पूरा जो मुगल एम्पायर की टाइमलाइन है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल रूलर्स 1526 टू 1707। मुगल डायनेस्टी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, 1707 तक आप सोच सकते हैं। 1526 से 1707 तक मुगल एम्पायर का चलेगा। तो सबसे पहले स्टेब्लिश कौन करते हैं मुगल को, बाबर, ठीक है। नेक्स्ट रूलर जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, हुमायूं। हुमायूं जो है वो बाबर के बेटे, इन्होंने जो है वो शेरशाह सूरी के, इनके बहुत सारे झगड़े चलेंगे। अब ये शेरशाह सूरी कैसे आए, ये जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेंगी, जो भी पूरी टाइमलाइन रहेगी वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगी क्योंकि बहुत सारे राजाओं के नाम कंटिन्यूसली आते रहेंगे, बट आपको ये पूरी टाइमलाइन याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बाबर के बाद जो है वो नेक्स्ट रूलर रहेंगे हुमायूं। शेरशाह सूरी जो थे ये कहाँ से आए थे, ये पर्सियन रूलर थे, ठीक है, बाहर से ही आए थे। इन्होंने क्या किया, हुमायूं की जब इन्होंने देखा कि हुमायूं जो है वो बहुत ही वीक रूलर हैं, मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू दी बाबर, बाबर जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो इस वजह से शेरशाह सूरी जो है वो एक डायनेस्टी स्टेब्लिश करते हैं, उसका नाम था शेरशाह सूरी डायनेस्टी, ठीक है, सूरी डायनेस्टी। तो इन्होंने स्टेब्लिश किया हुमायूं को हरा के, और इन्होंने एक डायनेस्टी का स्टेब्लिश करते हैं और इंडिया के ये क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए जो थी वो सूरी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है। जैसे कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 1530 से 1540 तक रहा। 1540 में क्या होता है, शेरशाह सूरी आते हैं और क्या करते हैं, सूरी डायनेस्टी स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सूरी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है। तो ये कब तक चलेगी, 1540 टू 1555 तक, ठीक है। 1555 तक ये चलेगी, उस टाइम पीरियड के बीच में। अब आप सोचिए कि जब सूरी डायनेस्टी है तो हुमायूं कहाँ गए, फिर हुमायूं जो है वो भाग गए थे वहाँ से। ये पूरी डायनेस्टी जो है मुगल एम्पायर की डायनेस्टी, ये सारी चल रही हैं दिल्ली के इर्द गिर्द, ठीक है। हुमायूं जो है वो 1540 से 1555 तक दिल्ली छोड़कर भाग गए थे, आगरा, और उसके बाद वो फिर से आते हैं 1555 में, और पूरा एम्पायर जो है वो अपना क्या करते हैं, वापस लेते हैं, किससे, शेरशाह सूरी से। स्टिल जो है इनका जो है इंटरेस्ट फिर भी बहुत ही कम था रूल करने में, और इनकी डेथ जो है वो लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से गिर के हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हुमायूं की डेथ होती है, और इनके जो बच्चे हैं अकबर 13 साल की उम्र में नेक्स्ट रूलर बनते हैं। तो नेक्स्ट रूलर जो रहेंगे हमारे अकबर रहेंगे। अकबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, और इन्होंने मुगल एम्पायर का बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड किया। जैसे कि मुगल एम्पायर जब इस्टेब्लिश हुआ तो बहुत ही छोटे एरिया में हुआ था। कौन से एरिया में इन्होंने अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था, वो था आगरा और दिल्ली, ठीक है, इसके एरिया में। जब अकबर जो है जब वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं तो इन्होंने अपने एम्पायर को मध्य प्रदेश वाले रीजन तक एक्सपेंड किया, ठीक है, राजस्थान वाले रीजन तक। इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, जैसे कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस, रिलीजियस अलायंसेस, और तीसरी चीज़ थी झगड़ा करके, ठीक है, बैटल करके। तो ये जो है वो क्या करते थे, कोई भी एरिया जीतते थे
कुछ भी एरिया जीते थे तो बहुत सारी शादियां, जैसे इनकी हिंदू रानियों से बहुत सारी शादियां हुई, इस वजह से इनके बहुत सारे एरियाज जो है वो एक्सपेंड होते चले गए। जैसे राजपूत वाला एरिया, राजस्थान का अगर हम बात करें, मालवा वाले रीजन में, एमपी वाले रीजन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन पॉलिसी की। और अकबर के टाइम पर ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ, अकबर और हेमचंद्र के बीच में, ठीक है, अकबर और हेमचंद के बीच में। दिस इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, जैसे कि हम देखेंगे कि जो हेमू थे वो सूरी डायनेस्टी की ही एक एम्पायर थे। सूरी डायनेस्टी भले ही खत्म हो गई हो बट स्टिल उसके कुछ ना कुछ रूलर्स तो रह ही जाते, जैसे कि उनमें से कौन थे, हेमचंद्र, हेमू, ठीक है, उनका फाइट होता है किसके साथ, अकबर के साथ, और इसी को हम कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1556 में थी। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई पॉपुलर फाइट नहीं है, ये सिर्फ जो है वो मुगल एम्पायर और कुछ रीजनल राजाओं के बीच में हुई, ठीक है। तो इस फाइट में भी जो है वो अकबर इतनी कम उम्र में भी जीत जाते हैं, बट स्टिल अकबर ने ये फाइट नहीं लड़ी थी। उनके जो वजीर थे बैरम खान, उनके बिहाफ पर उन्होंने लीड किया था और उन्होंने ये क्या किया था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये रही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब आप ये हमेशा हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि पानीपत का जो है वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब बहुत सारे बैटल्स जो है वो पानीपत के आसपास क्यों लड़े गए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चंस भी किसी ने पूछा होगा कभी, या फिर अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आप देखेंगे कि पानीपत पानीपत बहुत बार आएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आप पढ़ेंगे मुगल और मराठाओं के बीच की राइवलरीज, तो आप उसमें पानीपत पढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, पानीपत की क्या इम्पोर्टेंस है, पानीपत इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बताइए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पानीपत वाला रीजन है किस एरिया में। नहीं, पानीपत जो है वो हरियाणा, पंजाब, हाँ, ठीक है। तो पानीपत हमारा हरियाणा के पास पड़ेगा और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो है वो गेटवे टू दिल्ली है। कोई भी इंसान जब सेंट्रल एशिया से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा, दिल्ली के लिए जाएगा, तो उसको कहाँ से निकलना होगा, पानीपत से, ठीक है। पहला तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। और दिल्ली वी नो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दिल्ली का, ठीक है, स्टार्टिंग से ही दिल्ली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा रीज़न ये है कि पानीपत मतलब हरियाणा वाला जो रीज़न है वहाँ पे क्या है, बैटल फील्ड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और आसानी से वहाँ पे झगड़े किए जा सकते हैं। अगर माउंटेन्स की बात करें, हिमालय पे जाएंगे तो फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पे। अगर हम किसी भी एरिया की बात कर ले, यूपी वाले रीजन की, गंगा प्लेन्स वाले रीजन में, वहाँ पे फाइट करना मुश्किल है। तो आसानी कहाँ है, पानीपत में। और क्या रीजन हो सकते हैं, आप सोचिए और क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे खैबर पास की बात करें हम, ठीक है, पाकिस्तान में खैबर पास है, तो अगर हमें वहाँ से भी होते हुए पंजाब रीजन में जाना है या फिर लाहौर, आसपास के जितने भी इम्पोर्टेंट रीजनल जो सिग्निफिकेंट हैं रीजन, उनमें सारे एक्सेसिबिलिटी कहाँ से जाती है, पानीपत से जाती है। इसीलिए पानीपत जो है वो इम्पोर्टेंट रीजन। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रीजन क्या है, बैटल्स वर नॉट फॉट फॉर द सिटी ऑफ पानीपत। पानीपत की सिटी के लिए कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है, बट इसलिए झगड़ा हुआ है क्योंकि पानीपत वॉज द गेटवे टू दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए पानीपत की जरूरत पड़ती थी। सेकंड क्या है, एनी इन्वेडर्स फ्रॉम द वेस्ट हु वांटेड टू कैप्चर दिल्ली हैज टू पास थ्रू द खैबर पास टू कम टू पंजाब। किसी भी इन्वेडर्स को, इन्वेडर्स का मतलब होता है जो भी आक्रमण करने के लिए दिल्ली वाले रीजन में आना चाहता है, उसको कहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, खैबर पास से। और वो जो है वो कहाँ से लगा हुआ है, पंजाब। पंजाब और हरियाणा दोनों के रीजन को मिला के पानीपत का रीजन बनता था, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि किसी भी इन्वेडर्स को कहाँ से गुजरना होगा, पानीपत से। आप इवन ये भी सोचिए कि अगर कोई भी रूलर जो है, कोई भी इन्वेडर है इंडिया के लिए आता है, और अगर हम पानीपत वाले सारे रास्ते बंद कर दें तो कोई भी इन्वेडर जो है वो इंडिया में नहीं एंटर कर पाएगा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस पानीपत की। नेक्स्ट क्या है, फॉर एनी इंडियन रूलर इट वॉज नेसेसरी टू स्टॉप द इन्वेडर्स इन करनाल, कुरुक्षेत्र, थानेसर और पानीपत। अगर हम किसी भी इन्वेडर को इन चारों रीजन में एंटर करने से रोक दें तो इंडिया में वो एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो है इन्वेडर्स इंडिया आएंगे, जैसे नादिर शाह आएंगे शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे इन्वेडर्स आएंगे, जैसे अफगान रूलर्स भी आते हैं,
तो ये सारे लोग कहाँ से आएंगे, ये सारे यहीं से आएंगे, क्योंकि हिमालय वाले रीजन से कोई भी इंडिया में एंटर नहीं कर पाएगा। हिमालय वाले रीजन से क्यों नहीं एंटर कर सकते, पहाड़ है, कैसे एंटर करेंगे, इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के थोड़ी ना इंडिया आएंगे। इस वजह से कहाँ से आएंगे, इजी पड़ेगा उनको यहाँ से आना, ठीक है। पानीपत हैड अ वास्ट फील्ड देयरफॉर इट वाज सूटेड फॉर बैटल्स। पानीपत जो है वो बहुत ही बड़ा एरिया है, इसीलिए बैटल करने के लिए, इसी सब लोग कहते थे आ जाओ पानीपत झगड़ा करते, तो सारे लोग पानीपत पहुंच जाते थे झगड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ पानीपत। नाउ अकबर के बाद जो नेक्स्ट रूलर रहेंगे वो थे जहांगीर। अब जहांगीर की इंपॉर्टेंस हम हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि जहांगीर ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया था, रॉयल फरमान जारी किए थे। अब रॉयल फरमान क्या होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमने बताई थी आपको, यूरोपियन एडवेंट्स जब होगा इंडिया के अंदर, तो पहली कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, पोर्तुगीज आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे, डच, देन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमेशा क्या करते थे, डिमांड करते थे कि उनको रॉयल फरमान जारी कर दिए जाएं। अब रॉयल फरमान का मतलब क्या होता था कि जब रॉयल फरमान जारी हो जाते थे तो वो लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे इंडिया के अंदर। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आप सोचिए कि आप यूपी से हैं, ठीक है, एमपी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, जीएसटी देना पड़ेगा, कोई सामान खरीदने जाएंगे, क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे अगर पेट्रोल डीजल कुछ भी खरीदेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, डिमांड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी रूलर से कि उनको क्या कर दिया जाए, रॉयल फरमान जारी कर दिए जाए, ताकि जो भी ट्रेड वो किसी भी दूसरे स्टेट्स के साथ करे वो क्या रहे, ड्यूटी फ्री रहे, उनको किसी भी प्रकार का टैक्स ना देना पड़े। इसी वजह से जो जहांगीर का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे 1605 टू 1627 का टाइम पीरियड है, और इन्होंने क्या किया, रॉयल फरमान जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या दिया, रॉयल फरमान दिया, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की भी परमिशन दी थी, ठीक है, जहांगीर ने दी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करेगी, मसूलीपट्टनम में 1600 में 1600। नाउ द नेक्स्ट रूलर इज शाहजहां। शाहजहां जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स की वजह से, जैसे कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, नोन फॉर द आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ठीक है, जामा मस्जिद बनवाई थी इन्होंने, ठीक है, बहुत सारे फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था आगरा में और दिल्ली में। तो शाहजहां जो है इनका ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि इन्होंने जो है वो क्या कहते मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया हो, बट इनका जो इम्पोर्टेंस मिलेगा वो किस चीज़ में मिलेगा, आर्किटेक्चरल में और म्यूज़िक में, ठीक है, इन्होंने म्यूज़िक में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स चलाए थे जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखाई देंगे, तो इनका म्यूज़िक में और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। शाहजहां का टाइम पीरियड क्या है, 1628 टू 1658। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी, इतनी सारी डेट्स याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट, जैसे बाबर कि कब मुगल एम्पायर स्टेब्लिश हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1526 में स्टेब्लिश होता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि अकबर के टाइम पे क्या हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है, याद रखना है। जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने रॉयल फरमान जारी किए, ठीक है। शाहजहां का टाइम क्या रहेगा, तो उनका आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि इंपॉर्टेंस क्या रही मुगल एम्पायर की, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, आप ये सारी चीजें बताएंगे कि इनके टाइम पे ऐसा हुआ, इनके टाइम पे ऐसा हुआ। नेक्स्ट जो है वो रहेंगे औरंगजेब। जब हम बात औरंगजेब की करते हैं तो ये जो है बहुत ही क्रूअल राजा कहलाएंगे, ठीक है। क्रूअल का मतलब क्या, इनको गुस्सा आता था, ठीक है। इनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही इनटॉलरेंट थी, ठीक है। इनटॉलरेंट का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल मतलब ये जो है वो एडजस्ट करके नहीं चलते थे, रिलीजन के ऊपर अटैक करना, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। अभी जो इतने सारे विवाद चलते हैं कि अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि अभी संभल मस्जिद पे वो विवाद चल रहा है, ठीक है, ज्ञान वापी मस्जिद कहीं कुछ, तो ये बहुत सारी जो है वो विवादों में है। तो इन्हीं की वजह से बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा के इन्होंने क्या किया, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था, ठीक है। ये जो है अपने कोर्ट में किसी भी हिंदुओं को नहीं रखते थे, तो इनकी पॉलिसीज जो थी वो कैसी थी, बहुत ही इनटॉलरेंट थी, रिलीजियस इनटॉलरेंट थे ये, ठीक है। इन्होंने जो है वो अपना एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया था कि इन्होंने मराठाओं के ऊपर कॉन्टिन्यूस वॉर में रहे ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या इंपॉर्टेंट, क्या हो रहा था कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो मराठा एम्पायर क्या हो रहा था, अपने राइजिंग फेज पे था, ठीक है।
इंपॉर्टेंट रूलर औरंगजेब के बाद जो है वो मुगल एम्पायर डिक्लाइन होगा और मराठा क्या होंगे, राइज होंगे। तो इनके कॉन्टिन्यूस वॉर रहे किसके साथ, मराठाओं के साथ, ठीक है, किसके, औरंगजेब की। औरंगजेब की सिर्फ दो ही चीजें याद रखने के लिए है कि इन्होंने क्या किया, एक तो इनकी रिलीजियस इंटॉलरेंट पॉलिसी थी, दूसरा ये बहुत ही क्रूअल थे और अटैक करते थे, बहुत सारे मंदिर तोड़ के इन्होंने मस्जिदें बनवाई, तीसरा इन्होंने अपने पिताजी को भी जेल में रखा था, ठीक है, उसके बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई थी शाहजहां को, और तीसरी चीज इन्होंने क्या किया था, गोलकोंडा और बीजापुर को एनेक्स किया था, इस वजह से इनके बहुत सारे दुश्मन इन्होंने बना लिए थे, ठीक है। यहाँ से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होता है। तो ये रहेंगे हमारे मुगल एम्पायर और इसके बाद होंगे लेटर मुगल स्टार्ट। लेटर मुगल्स, कोई भी डायनेस्टी जो है हम देखेंगे, कोई भी एम्पायर जो है हम देखेंगे कि वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक गुप्ता पीरियड और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें देखेंगे। कोई भी एम्पायर पढ़ेंगे हम उसमें मराठा पढ़ेंगे जैसे, तो मराठा और फिर क्या रहेगा, लेटर मराठास। तो ये डिस्टिंग्विश क्यों रहता है, जैसे ये है मुगल, फिर उसके बाद लेटर मुगल्स, तो ये डिस्टिंग्विश क्यों है, क्यों हम ये नहीं पढ़ सकते थे क्या कि मुगल्स जो है वो कॉन्टिन्यूस में चल रहे हैं, पर इसको लेटर मुगल्स क्यों कहा जाता है। लेटर मुगल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब तक जो टाइम पीरियड था एम्पायर का, मुगल एम्पायर का, वो बहुत ही स्ट्रांग था, ठीक है। यहाँ पे जो मुगल एम्पायर था वो मान लीजिए पूरे इंडिया तक फैला हुआ था, ठीक है, पूरा राज किसका चल रहा था, मुगलों का चल रहा था। बट बहादुर शाह के आते आते क्या हुआ, मुगल एम्पायर क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म होने की उस पर आ गया। इसी वजह से हमने ये डिस्टिंग्विश करके रखा है कि पहले हम मुगल पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लेटर मुगल पढ़ेंगे। ऐसे ही हम हर चीज में पढ़ेंगे, जैसे हम मराठा पढ़ेंगे तो उसमें भी हम मराठा पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, लेटर मराठास पढ़ेंगे। तो लेटर मराठास, लेटर मुगल, लेटर गुप्ता, ये जो जितने भी हम टाइम पीरियड्स पढ़ेंगे वो इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है वो अपने डिक्लाइनिंग फेज पे आ जाएंगे, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो है वो बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन जो है वो गुरु गोविंद सिंह वाज असैसिनेटेड इन 1708। क्या होता है कि बहादुर शाह जो थे वो ऐसे राजा थे, वो ये चाहते थे कि हम जो हैं वो सबसे क्या करके रखें, दोस्ती बना के रखें ताकि मुगल एम्पायर पर कोई भी अटैक ना करे, ठीक है। बट इनको एक कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया जाता है और इनके टाइम पीरियड पर गुरु गोविंद सिंह की क्या करवा दी जाती है, मर्डर करवा दिया जाता है, ठीक है, असैसिनेटेड। तो इनके टाइम पर जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है या फिर मर्डर करवा दिया जाता है तो पूरे लोग जो हैं वो किस पर अटैक करने पहुंच जाते हैं, बहादुर शाह वन के ऊपर। तो यहाँ से क्या होता है, मुगल का कुछ कुछ एरिया जो है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी तक पूरा इंडिया, अभी तक ये पूरा इंडिया जो था वो किसका था, मुगल का था, ठीक है। मेन सेंटर इन्होंने क्या बना के रखा था, दिल्ली, ठीक है। एक तो दिल्ली और दूसरा आगरा, ये दोनों इनके क्या थे, रीजन्स थे, ठीक है। फिर क्या होता है जब ये सारे रीजन्स इनके जो है वो क्या होते हैं, खत्म धीमे धीमे करके। इनके रीजन क्या थे, क्योंकि पहला तो है कॉन्स्पिरेसी केस, गुरु गोविंद सिंह की कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, डेथ करवा दी, इस वजह से क्या हुआ कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। तो स्टार्टिंग जब हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर की डिक्लाइन होने की, वो पढ़ेंगे हम बहादुर शाह वन से। नेक्स्ट है ही अटेम्प्टेड टू रिकंसिलिएशन विद द राजपूत, मराठा, सिख बट लैक डिसीसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये चाहते थे कि ये सबसे क्या करें, अच्छे संबंध बना के रखें, किस किस से, राजपूतों से, मराठाओं से, सिख से, बट ये जो है वो इसमें सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि इनके टाइम पर इनकी मृत्यु करवा दी गई थी, इनको मरवा दिया गया था, इस वजह से। आफ्टर बहादुर शाह वन फिर कौन आएंगे, जहांदर शाह। जहांदर शाह की इंपॉर्टेंस हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनके टाइम पर इजारा सिस्टम स्टेब्लिश होता है। अब इजारा सिस्टम क्या था, आपने पढ़ा था ये टॉपिक पहले, उनसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो व्हाट इज इजारा सिस्टम, इजारा सिस्टम क्या था, इजारा सिस्टम इजारा सिस्टम जो था वो सेम लैंड रेवेन्यू सिस्टम की तरह होता था, जो हम पढ़ेंगे परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो इजारा सिस्टम क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जहांदार शाह के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ। अब रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ जमींदार बनाएंगे, जैसे अभी तक जैसे मुगल एम्पायर है ये, ठीक, ये राजा है, ये कौन है, जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह जो है वो कुछ लोगों को लगा के रखेंगे अपने नीचे, जैसे कि अब रेवेन्यू कलेक्ट करने कोई राजा तो नहीं जाएगा लोगों से, ठीक है।
जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी मान लीजिए, ठीक है, उनके पास टैक्स, उनके पास जो है वो पैसा कैसे आता है, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं, वो टैक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। टैक्स कौन देता है, हम देते हैं। हम किस फॉर्म में टैक्स देते हैं, क्या प्रधानमंत्री हमारे घर टैक्स लेने आते हैं, नहीं, ठीक है। बट अभी तो चलो ठीक है, डिजिटल सिस्टम है, हमने टैक्स भर दिया और वहां तक पहुंच गया। पहले क्या होता था, पहले लोग लगाए जाते थे घर घरों से जाके, वो क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री या फिर किसी भी उनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्स जाएगा। बट अभी इस टाइम पे भी सेम ही सिचुएशन है। मान लीजिए ये राजा है, ये जो है वो अपने नीचे कुछ लोगों को लगा के रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 3 लोग जो हैं वो इनके नीचे हैं। अब ये जो हैं वो टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये हम हैं, ये सब लोग जो हैं वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यही सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं, हम इजारा सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, ये राजा है, इन्होंने क्या किया, ये जमींदार्स बनाए, ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, जमींदार्स। जमींदार्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम एक जमीन देते हैं, ठीक है। जमीन के साथ साथ क्या देते हैं, हम इनको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट भी देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इन 3 लोगों को हमने इतना इतना एरिया दिया लैंड का, ठीक है, और इनको ये भी बोला गया कि आपको क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करके देना है, किसको, राजा को देना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इजारा सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो लीजिंग रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल इन बंगाल एंड पंजाब। अब आप ये सोचिए कि ये जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो आप ही 3 लोग होंगे जिनको हम टैक्स कलेक्शन का राइट देंगे। मान लीजिए इस क्लास में 100 लोग हैं, ठीक है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि आप ही 3 लोग वो हैं, इंसान हैं, जिनको मैं टैक्स कलेक्शन का राइट देती हूँ। आप सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इन 3 लोगों को, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का राइट मिला, तो ये कैसे डिसाइड करता होगा राजा कि वो आप ही लोग हैं ऐसे। वो ऐसे डिसाइड होता था कि बिडिंग लगा के, ऑक्शनिंग होती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस एरिया की वैल्यू, ये राजा है कहाँ के, दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली की जो वैल्यू है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, पूरी लैंड की वैल्यू 1 करोड़ है, मतलब दिल्ली से जो टैक्स कलेक्ट होना है वो 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, राजा ने ऐसा बोला। अब आप जो हैं, आप बोल रहे हो कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं आपको टैक्स ला के देती हूँ, तो आपको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस में रखूंगी कि आपको मैं वो क्या करूंगी, जमींदार वाला राइट्स दूंगी कि आप मेरे लिए टैक्स कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। मान लीजिए कि वो बोल रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ 80 लाख रुपए ही दूंगी, तो मैं उनको नहीं दूंगी वो वाला राइट, ठीक है, समझ में आया। तो हाईएस्ट बिडर, जो हाईएस्ट बिडिंग लगाते थे, उनको ही क्या दिया जाता था, वो राइट दिया जाता था टैक्स कलेक्शन वाला, ठीक है। समझ में आया कि टैक्स कलेक्शन का राइट किसको दिया जाता था इजारा सिस्टम में। तो जहांदार का सिस्टम, जहांदार शाह जो थे, जहांदार शाह के टाइम पे क्या हुआ था, इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इजारा सिस्टम का क्या होता है, टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन जो हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देते हैं उसको क्या कहते हैं, इजारा सिस्टम कहते हैं। अब जो जहांदार शाह थे वो इंडल्ज थे ऐसे लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से उनका जो पूरा एम्पायर था वो क्या था, वीक होने लगा। नेक्स्ट जो रहेंगे वो फर्रुखसियार रहेंगे। फर्रुखसियार 1713 टू 1719। फर्रुखसियार जो थे उन्होंने क्या किया था, ऐसा फरमान जारी किया था जिससे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहले जो आप देख रहे थे कि जहांगीर के टाइम पे क्या दिया गया था, रॉयल फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस रॉयल फरमान का मतलब क्या था, ड्यूटी फ्री ट्रेड, ठीक है। रॉयल फरमान क्या होता है, रॉयल फरमान का मतलब होता है ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए उनको परमिशन मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्रुखसियार जो है वो फरमान जारी कर रहे हैं। फरमान मतलब रॉयल फरमान ही है ये, ठीक है। बट रॉयल फरमान में इन्होंने क्या दिया, उनको ट्रेड प्रिविलेजेस दिए। ट्रेड प्रिविलेजेस का मतलब ये था यहाँ पर फर्रुखसियार का कि और कोई भी कंपनी जो है वो मुगल एम्पायर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकती है, और सिर्फ कौन सी कंपनी ट्रेड कर सकती है, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम तक, जिस टाइम पे ये चल रहा है, उस टाइम तक बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर आ चुकी थी, ठीक है, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिस, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार मिले थे, ट्रेड करने के। तो फर्रुखसियार के टाइम पे क्या हुआ, ट्रेड प्रिविलेजेस दिए गए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ये रहा फर्रुखसियार का टाइम। और इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, बंदा बहादुर जो सिख के लीडर थे, 10 सिख के लीडर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिख एम्पायर किसने स्टेब्लिश किया, गुरु नानक ने, ठीक है। लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ होती है तो उनके बाद जो नेक्स्ट गुरु बनते हैं वो कौन थे, बंदा बहादुर। जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है तो पूरी जो कमान है वो किसने संभाली थी, बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर की जो है वो फर्रुखसियार के टाइम पर क्या होती है, डेथ हो जाती है। आई नो कि बहुत सारा डेटा हो गया होगा,
बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी हो रही होगी, ठीक है। बट आप जो है वो इस चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको एक स्टोरी याद रखनी है कि किसके बाद क्या हुआ, ठीक है। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा याद करना मुश्किल है कि किसके टाइम पर क्या हुआ, बट आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो भी जितनी भी टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें एकदम ऐसे लाइन टू लाइन याद नहीं करनी है। जैसे कि अगर हम अकबर की बात करें, अगर मैंने आपको बोला कि अकबर के टाइम पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, तो आप बताइए क्या हुई। तो उनके टाइम पे हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सिर्फ एक एक पॉइंट भी हम याद रखेंगे तो हम ये चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। जैसे अगर फर्रुखसियार के नाम ले, फर्रुखसियार के टाइम पे क्या हुआ, तो इनके टाइम पे फरमान जारी हुआ था और बंदा बहादुर की डेथ हुई थी। बंदा बहादुर की डेथ हम ये भी मान सकते हैं कि फर्रुखसियार जो थे वो ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर नहीं कहलाएंगे, इस वजह से भी क्योंकि इन्होंने कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया अपने एम्पायर का, ठीक है। और इनके टाइम पर भी क्या हुआ, बंदा बहादुर की जैसे सिख लीडर के साथ ये बहुत ज़्यादा क्या रहे, बैटल में रहे। अब सिखों के साथ इनका क्यों झगड़ा रहा, वो औरंगजेब ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी सिख लीडर की डेथ होती है, तो आपका मोस्ट प्रेफरेंशियल आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब जो थे वो रिलीजियस इंटॉलरेंट थे, ठीक है। दूसरे सारे रिलीजन को ख़त्म करना चाहते थे और पूरा एम्पायर मुस्लिम स्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। तो किसी की भी डेथ की बात आ जाएगी कि कोई हिंदू रूलर मारा गया या फिर किसी सिख को मार दिया गया, तो वो आप प्रेफरेंस में क्या रखेंगे, औरंगजेब को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फर्रुखसियार के टाइम पे किसको, बंदा बहादुर को मारा गया, ठीक है। नाउ मोहम्मद शाह, बस इसके बाद दो रूलर और हैं। मोहम्मद शाह जो है, इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, और ये जो है अपनी कुछ कुछ चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट बट नेग्लेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इनका मेन जो फोकस था वो क्या था, पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, मतलब कि आर्ट को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दे के रखा, ठीक है। म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग्स, इन सबको इन्होंने क्या कर रखा, बचा के रखा। इवन उनको क्या किए, पैसे भी दिए गए ताकि वो जो है वो प्रिजर्व करके रख सकें, ठीक है। मोहम्मद शाह के टाइम पे क्या हुआ, नादिर शाह ने अटैक किया। अब ये नादिर शाह कौन है, इंडिया के अंदर जो भी अटैक होते थे वो मोस्टली अटैक होते थे कहाँ से, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया कहाँ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा रीजन क्या है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है वो इधर वाला, ये सारा एरिया, ठीक है। ये इधर क्या है, रसिया, चाइना, और ये वाला पार्ट क्या है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया के अंदर क्या क्या आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी सेंट्रल एशिया के अंदर, ईरान, इराक। तो यहाँ से क्या होते थे, इन्वेजन होता था इंडिया के अंदर। तो कौन से वो क्या, सॉरी, किसके टाइम पर ये इन्वेजन होता है, मोहम्मद शाह के टाइम पे। नादिर शाह जो है वो अटैक करते हैं। अब एक पीकॉक थ्रोन बनाया गया था शाहजहां के टाइम पे, उस पर कोहिनूर का डायमंड भी लगाया गया था, ठीक है। वो जो थ्रोन बनाया गया था वो काफ़ी महंगा था उस टाइम पे, ठीक है। पीकॉक थ्रोन उसका नाम था। तो वो पीकॉक थ्रोन जब शाहजहां के टाइम पे बनाया गया तो उनकी लीनिएज में ही ट्रांसफर होता चला जाएगा, जो भी उनके बेटे राजा बनेंगे वो पीकॉक थ्रोन पे बैठा करते थे। नादिर शाह को जब ये बात पता चली कि इंडिया में एक पीकॉक थ्रोन है, उस पर कोहिनूर डायमंड लगा हुआ है और वो काफ़ी महंगा है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया पे अटैक किया और उस कोहिनूर डायमंड को लेके चले गए। अब उस पीकॉक थ्रोन को उठाना इंडिया से बहुत ही मुश्किल काम था। अब आप सोचिए कि उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन में रखा और चले गए या फिर कोई कार लेके आया वो अपनी, इस वजह से वो उसका ऐसा बोला जाता है कि पीकॉक थ्रोन लेके गए थे, बट वो कोहिनूर डायमंड लेके गए थे, उसमें जो भी डायमंड्स लगे हुए थे, जो भी स्टोन। जो शाहजहां ने जब वो पीकॉक थ्रोन बनाया था तो उसमें ना बहुत सारे एरिया से, जैसे मार्वल्स मंगाए उन्होंने कहीं और से, मोती कहीं और से, डायमंड्स कहीं और, बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने मिलके वो बनाया था। और जब नादिर शाह ने इस पर अटैक किया था तो वो ये सारी चीज़ें क्या की हैं, लेके चले गए थे, ठीक है। तो नादिर शाह के इन्वेजन की बात करें, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि नादिर शाह ने किसके टाइम पीरियड पर इंडिया में अटैक किया, तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला क्यों कहा जाता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पर इनका ध्यान नहीं था, ये सिर्फ दारू पीते थे और डांस करते थे, ठीक है। तो ये इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता था, रंगीला कहा जाता था। यहाँ जो है वो डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी लेड टू दी ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंस लाइक अवध एंड हैदराबाद। आई टोल्ड यू कि जब मुगल एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन होगा तो 3 न्यू स्टेट्स बनेंगे। वो कौन कौन से स्टेट्स थे,
अवध, हैदराबाद और बंगाल, 3 स्टेट्स बनेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे क्या हुआ था, ये अवध ने और हैदराबाद ने अपनी ऑटोनॉमी को क्या किया, घोषित कर दिया कि हम जो है वो एक अलग से ऑटोनोमस स्टेट है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे। तो अवध और हैदराबाद ने ऐसा क्या किया, अपने आप को एक ऑटोनोमस स्टेट बना दिया गया। अब बंगाल जो है वो उसके बाद बनेगा एक ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। अहमद शाह बहादुर नेक्स्ट रूलर जो है वो रहेंगे अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या थी, अहमद शाह अब्दली ने इनके टाइम पर क्या किया, अटैक करेंगे। अब ये अहमद शाह अब्दली कौन है, तो अहमद शाह अब्दली जो हैं वो भी एक इन्वेडर हैं, जो कहाँ से आए थे, वो भी सेंट्रल एशिया से ही आते हैं, वो अफगानिस्तान से आए थे। और अहमद शाह अब्दली जब अटैक करते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है कि उनकी मराठाओं के साथ फाइट होती है, उसको हम बोलेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अभी तक हमने 2 बैटल ऑफ पानीपत देखी थी। पहली बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुई थी, इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और हेमचंद्र के बीच में। हेमचंद्र कौन थे, सूरी डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम किसके बीच में देखेंगे, वो देखेंगे अहमद शाह अब्दली और मराठाओं के बीच में। टाइम पीरियड की बात करें हम, किसके टाइम पीरियड की वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, वो है अहमद शाह बहादुर के टाइम पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी, बट इसके बाद में पहले आप ये पूरी टाइमलाइन देख लीजिए। अहमद शाह अब्दली जो है, इनको हम क्यों याद रखेंगे, दोनों के नाम एक जैसे ही हैं, अहमद शाह अब्दली और अहमद शाह बहादुर। तो अहमद शाह बहादुर के टाइम पे किसने अटैक किया, अहमद शाह अब्दली ने, ठीक है। नाउ आलमगीर टू। आलमगीर टू जो थे वो एक पपेट रूलर थे और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, फेमस बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस किस के बीच में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के एक रूलर के बीच में। इसमें क्या होता है कि ये जो बैटल है वो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जीत जाती है, और यहाँ से उनका क्या होता है, जर्नी स्टार्ट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसीलिए हम 1757 से 1947 तक ये टाइम पीरियड क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक क्या किया, यहाँ पे रूल किया, ठीक है। पहले से उन्होंने जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया में आके अपना जो है वो पावर स्टेब्लिश कर दिया था, बट बेसिकली जो मेन स्टेब्लिशमेंट मानते हैं वो मानते हैं बैटल ऑफ प्लासी से। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, आलमगीर टू के टाइम पे। द नेक्स्ट वन इज शाह आलम टू। तो शाह आलम टू, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दली और मराठाओं के बीच में। अहमद शाह बहादुर जो थे उनके टाइम पीरियड में मैंने आपको बोला था कि अहमद शाह अब्दली जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं, ठीक है। अहमद शाह अब्दली एंटर करते हैं और जो फाइट होती है वो 1761 में होती है, ठीक है। किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। शाह आलम टू जो है इनका भी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में ये सारे टाइम पीरियड चलेंगे, अभी बहुत सारे राजा, जैसे कि नेक्स्ट वन जो है वो अकबर टू है और लास्ट जो है वो बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर को हम बिल्कुल से याद रखेंगे क्योंकि इनके टाइम पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। एक बार हम ये पूरा रिवाइज करेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत इतने सारे नाम देख के, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि मुगल एम्पायर जो है वो किसने स्टेब्लिश किया। सबसे पहले बाबर ने, ठीक है, 1526 में, ठीक है। 1526 में बाबर जो है वो मुगल एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट रूलर कौन बनेंगे, हुमायूं बनेंगे। हुमायूं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने अच्छे नहीं थे, इसी वजह से उनको किसने ओवर रूल किया था, शेरशाह सूरी ने। और कुछ टाइम पीरियड के लिए शेरशाह सूरी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, सूरी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, जिसको स्टेब्लिश करते हैं शेरशाह सूरी। उनका टाइम पीरियड कौन सा था, 1550 टू 1555, ठीक है। टाइम पीरियड बाद में याद कर लीजिएगा। तो सूरी डायनेस्टी स्टेब्लिश होगी, उसके बाद हुमायूं की डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिर के। नेक्स्ट रूलर जो है वो कौन बनेंगे, अकबर, 13 साल की उम्र में। अकबर के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हुई थी, हाँ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट रूलर कौन बनेंगे, जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था, रॉयल फरमान जारी किया था, ठीक है। रॉयल फरमान वो इशू करते हैं, रॉयल फरमान इशू किया जहांगीर ने। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन है, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है,
आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उनके टाइम पे क्या है, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाए गए, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद आगरा में बनाई गई, तो वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, शाहजहाँ के टाइम पे। नेक्स्ट कौन रहेगा, औरंगजेब। तो यही सिर्फ पूरी टाइमलाइन हमको याद रखनी है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन, शाहजहाँ, और फिर औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के में हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि वो बहुत ही इंटॉलरेंट थे, और उनके टाइम पे किसकी डेथ हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई थी, ठीक है, सिखों के गुरु की। बस लेटर मुगल्स जो है वो हमें याद नहीं रखने, क्योंकि बहुत सारे लेटर मुगल्स हैं और कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, सिर्फ हमको जो प्रीवियस वाले मुगल्स थे उनको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, रिपीटेड पूछे गए मतलब, नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि लेटर मुगल्स में वो टाइम पीरियड पूछेंगे कि कौन किसके बाद आएगा। पेपर में हमेशा पूछेंगे कि उनके टाइम पीरियड में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स था। यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती कि अकबर के बाद कौन आया। ये स्टेट पीसीएस पूछ सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हुई। बट अगर यूपीएससी की बात करें तो वो ये पूछेगी कि मनसबदारी सिस्टम में क्या था, जागीरदारी सिस्टम क्या था, इजारादारी सिस्टम क्या था। अभी जो मैं आपसे पूछ रही थी व्हाट इज इजारा सिस्टम, तो क्या था वो, टैक्स कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इजारा सिस्टम होता है। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करवाते थे, जमींदारी के थ्रू, ठीक है, लोगों को डिवाइड करके, लोगों को मतलब पोजीशन में देके, वो प्राइवेट था एक तरीके से, ठीक है। पहली बार प्राइवेट कोई स्ट्रक्चर चलाया गया था, उसके पहले पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलता था, ठीक है। तो आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे, मतलब लिखवा दें या फिर आगे बताएं। हाँ, कन्फ्यूजन रहेगी नहीं तो ठीक है, लिखिए स्टार्टिंग से। अगर आपको इसके नोट्स मिल जाएं प्रिंट में तो भी चलेगा, या फिर लिखवा दें तो ही ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं सर को बोल दूंगी, सर आपको ना प्रिंट करके नोट्स दे देंगे, ठीक है। फालतू में इतना सारा लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ समझना है, बाकी नोट्स जो है मैं आपको प्रिंट आउट के उसमें दिलवा दूँगी, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, फिर नोट्स का मैं आपको बोल दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट रहेंगे। बहादुर शाह जफर के जो है वो दो बेटे भी रहते हैं, उनको भी ब्रिटिशर्स जो है वो मार देते हैं, और यहाँ से क्या होता है, मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। अभी रिसेंट में ही 5-6 दिन पहले की न्यूज़ है कि क्या कहते हैं, एक कोई आंटी थी जो मुगल एम्पायर की ही होंगी कोई, मतलब रिलेशन में, तो उन्होंने क्या किया है, रेड फोर्ट पर क्लेम किया है कि रेड फोर्ट जो है वो उनकी लीनिएज का है। तो उनका कुछ नाम तो था फातिमा समथिंग, अभी न्यूज़पेपर की कुछ टाइम पहले की न्यूज़ थी। तो आप लोग करंट अफेयर से भी थोड़े से कनेक्ट रहा कीजिए, क्योंकि ना क्वेश्चन पेपर में यही पूछे जाएंगे। जैसे अब मान लीजिए कि उनकी न्यूज़ आई है, उन्होंने क्लेम किया है कि रेड फोर्ट जो है वो उनके पूर्वज का था, उनके दादाजी का था, किसी का भी था, तो अब हो सकता है कि यूपीएससी क्या करे, मुगल से क्वेश्चन पूछ सके, भले ही उनसे रिलेटेड नहीं पूछेगा, बट मुगल से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अभी क्लेम किया था कि रेड फोर्ट जो है वो उनके पूर्वज का है, और रेड फोर्ट किसको, उनको मिलना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि रेड फोर्ट अब हो गया है, अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर जाना था, वो क्या था, इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्या था, टैक्स कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैक्स कलेक्शन सिस्टम होंगे, जैसे कि मनसबदारी। अब मनसबदारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहेगा, वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि पूरा मुगल एम्पायर जो है वो उसी सिस्टम पर क्या है, डिपेंड करता है। अब मनसबदारी क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर के टाइम पर स्टेब्लिश होता है, ठीक है। मनसब का मतलब होता है कि रैंक, पोजीशन, और मनसबदार को हम कहते हैं जो उस पोजीशन को होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, आईपीएस है, तो वो क्या है, एक रैंक है, ठीक है, एक रैंक हुई। ऐसी कोई आईएएस है तो वो क्या हुई, एक रैंक हुई,
ऐसे ही मनसब भी एक रैंक थी। तो अब मनसब जो है, जो जिसको भी ये रैंक मिलती थी उसके पास बहुत सारे पावर होते थे, जैसे कि सिविल पावर होता था, उसके पास मिलिट्री पावर होता था, उसके पास आर्मी, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्हीं को दी जाती थी। अब इनके भी क्या होते थे, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते थे, जैसे कि 2 पार्ट में मनसब डिवाइड होते थे। पहला क्या था, जाट, और दूसरा था सवार। ठीक है, अब ये जाट और सवार क्या होता है, जैसे ये हुआ मनसब, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक पुलिस अंकल है, मान लीजिए, है नहीं ये, ठीक है, ये एक रैंक है, ठीक है, ये एक रैंक है, और ये जो है वो किस पे डिवाइड रहेगी, जाट और सवार पे। अब जाट और सवार जो है वो एक मनसब को मेंटेन करना होता था। सवार नाम से आप क्या सोच रहे हो, सवार कुछ मतलब डिनोट कर रहा है ना शब्द, जैसे कि कोई सवारी कर रहा है किसी चीज की, ठीक है, तो सवार किसको कहते थे हम, हॉर्स। जो भी सवार वो लोग होते थे जो घोड़ों को, घोड़े के ऊपर बैठ के फाइट करते थे, ठीक है, घोड़ों को मेंटेन करते थे, उनको क्या कहते थे, सवार कहते थे। और जाट कौन होते थे, वो लोग जो लोग पैदल यात्री होते थे, मतलब जो पैदल फाइट करते थे। तो एक मनसब को ये दोनों चीजें मेंटेन करनी होती थी, ठीक है। अब मनसब जो है इसको बहुत सारी इसकी पोजीशन होती थी, जिस भी, जैसे कि अकबर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 to 5,000 जो है इनकी रैंक हुआ करती थी, ठीक है। और जिसकी फर्स्ट रैंक होती थी वो सबसे नीचे मनसब आता था, और जिसकी 5,000 रैंक होती थी वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था, ठीक है। मान लीजिए कि क्लास में आप 3 लोग हैं, ठीक है, आपने टॉप किया है तो आपको 5,000 रैंक दी जाएगी, तो आप क्या रहेंगी, फर्स्ट नंबर पे आएंगी। ऐसे ही यहाँ पे भी होता था, जिस भी मनसब के पास सबसे ज्यादा जाट होते थे, जब सबसे ज्यादा सवार होते थे और सबसे अच्छी पोजीशंस होती थी, इसने बहुत सारे बैटल में फाइट करके रखा है, बहुत सारी बैटल्स जीती हैं, तो उनको क्या मिलेगी, 5,000 रैंक दी जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि एक ही इंसान को 5,000 रैंक दी जाएगी, बहुत सारे लोगों को 5,000 रैंक दी जा सकती थी। 5,000 रैंक को क्या माना जाता था, फर्स्ट रैंक माना जाता था, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रहेगा वो 5,000 रहेगा। तो ये क्या हुई, मनसब। मनसब समझ में आया क्या है, मनसब एक रैंक है जिसमें क्या चीजें मेंटेन करनी होती हैं, जाट और सवार। जाट क्या होता है, और सवार होता है हॉर्स, जो मेंटेन, कैवलरी जो मेंटेन करते हैं उनको हम सवार कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, द सिस्टम वॉज प्राइमरली डिजाइन फॉर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो इस सिस्टम को हमने इस सिस्टम को बेसिकली अकबर ने क्यों डिजाइन किया था, फॉर द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मिलिट्री मतलब कि जो भी वो फाइट करेंगे उस वजह से, और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उन्होंने ये सिस्टम चलाया। एक्चुअली इसके पहले क्या होता था कि सबसे पहले जब राजा बनता था, जैसे मान लीजिए कि अकबर एक राजा है, तो इनके नीचे क्या बनेंगे, वजीर बनेंगे इनके, ठीक है, मीर बख्शी बनेंगे। मीर बख्शी को क्या कहते थे, जो मिलिट्री कमांडर होते थे, ठीक है। वजीर कौन होता था, जो फाइनेंस संभालता था, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में ऐसे बनते थे। बट इन्होंने क्या किया कि मनसबदारी सिस्टम लेके आए। अब मनसबदारी सिस्टम में इन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अलग अलग कर दिया। अब वो मिलिट्री क्या रहेगी, जैसे अभी भी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे भी इंडिया में क्या है, एक आर्मी चीफ रहेंगे, फिर उनके नीचे कुछ लोग आएंगे, फिर एक वार्डन भी होता है जो क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए। आर्मी में बहुत सारे डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होता था। मनसब की एक बहुत ही बड़ी क्या होती थी, एक पूरी चेन होती थी। सबसे पहले कमांड, चीफ कमांडर ऑफिसर, फिर उनके नीचे छोटे छोटे कुछ ऑफिसर्स, फिर ऐसे ऐसे करके। तो ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। फंक्शन क्या थे इनके, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सिविल का मतलब होता है नागरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नागरिक मतलब कि जो भी चीजें लोगों की जरूरतमंद है, ठीक है। जैसे कि हमें एजुकेशन, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, खाने पीने की सुविधाएं प्रोवाइड करेगी, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी किसकी थी, मनसब की थी, ठीक है। तो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनसब को बनाया गया। तो इसी मैं यही बताना चाह रही थी आपको, यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगा कि अकबर के बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनाए, बट वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि मनसबदारी जो थे उनका क्या फंक्शन था, व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ मनसबदार्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मनसबदार्स को जो है वो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि इनको क्या क्या चीजें दी जाती थी, बट टास्क विद मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वो पूरे एरिया में क्या करेंगे, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। दूसरी चीज क्या है, कलेक्टिंग रेवेन्यू। और तीसरी चीज है प्रोवाइडिंग ट्रूप्स ड्यूरिंग वॉर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ,
मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या दिया मनसबदार का, उनका मेन कारण क्या है, ट्रूप्स को मेंटेन करना। ट्रूप्स क्या होता है, जाट और सवार, सोल्जर्स को मेंटेन करना। तो अब आप सोचिए बैटल होगा तो ये जो ट्रूप्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो मनसबदार प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आप एक मनसबदार है, आपके पास 10,000 सवार हैं और 10,000 ही जाट है, ठीक है, ऐसे ही आप भी हैं, 5,000 हैं आपके। तो हम सब लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी पूरी टुकड़ी लेके जाएंगे, पूरी ट्रूप्स लेके जाएंगे और वो क्या करेंगे, राजा को प्रोवाइड करेंगे। राजा देखेगा उसमें कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आप तीनों में से किसकी रही और उसको फिर क्या करेगा, रैंक देगा। तो ये वॉर में देखी जाती थी उसकी पोजीशंस, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्की टोल्ड यू, ठीक है, जाट और सवार, ठीक है। जाट क्या होते थे, डिनोटेड दी पर्सनल स्टेटस और रैंक ऑफ दी मनसबदार, और दूसरा क्या है, सवार इंडिकेटेड दी कैवलरी मैन, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड बेसिस ऑफ सिलेक्शन, अब आप ये सोचिए कि इन मनसबदार का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैसे होता था, मतलब राजा कैसे डिसाइड करेगा कि आप जो है वो मनसबदार बनेंगे, तो वो होता था लीनिएज से। मान लीजिए आपके पापा जो हैं वो पहले मनसबदार रहे हों अकबर के टाइम पीरियड में, तो इस वजह से आपको भी शायद वो मनसबदार बना दे। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आपको एक बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा यूपीएससी का और उसके बाद फिर आप मनसबदार बनाए जाएंगे। उस टाइम पे एग्जाम्स नहीं होते, उस टाइम पे अगर आपके पापा या परदादा या कोई भी है तो उसी बेसिस पे आपको भी मनसबदार बनाया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी लॉयल इंसान को जिसकी पूरी फैमिली ने क्या किया हो, उनको अकबर के टाइम पीरियड में काम किया हो, उन्हीं को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स वर मेड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द एम्पायर एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीनिएज एंड एलाइट फैमिली बैकग्राउंड। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही एलाइट होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता था। एम्पायर को लग रहा है, राजा को लग रहा है कि आप क्या हैं, मेरे बहुत ही खास हो सकते हैं, लॉयल हो सकते हैं, तो वो आपको मनसबदारी की पोस्ट दे देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब सैलरी कैसे दी जाती थी, तो सैलरी दो प्रकार से दी जाती थी मनसबदार को। पहली थी तनख्वाह और दूसरी थी वतन जागीर। तनख्वाह जागीर क्या होता था, तनख्वाह भी कहते ना, तनख्वाह सुना होगा, सैलरी को कहते हैं। तो तनख्वाह जागीर का मतलब होता था टेम्परेरी और ट्रांसफरेबल जमीन। जागीर का मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक है। तो उस टाइम पे पैसा में मतलब पैसा में पेमेंट नहीं होता था, उस टाइम पे क्या होता था, जमीन में पेमेंट होता है। मान लीजिए आपको मनसबदार बनाया गया है 10 साल के लिए, ठीक है, तो 10 साल के बाद वो मनसबदारी, वो जमीन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी इनको, क्योंकि अगर इनको बनाया जाएगा 10 साल, किसी को भी बनाया जाएगा तो उनको वो ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरी होती थी वतन जागीर। वतन जागीर का मतलब होता था एक बार आपको जो लैंड प्रोवाइड कर दी गई है वो लैंड आपकी ही है और आपकी पूरी फैमिली क्या करेंगी, उस पर ही घर बनाएंगी अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो दो प्रकार से क्या होता था, पेमेंट किया जाता था। पहला क्या था, तनख्वाह जागीर, और दूसरा क्या है, वतन जागीर। नेक्स्ट है रेवेन्यू सिस्टम एंड करप्शन। अब रेवेन्यू सिस्टम और करप्शन मनसबदार में कैसे होता था, तो पोर्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम वतन जागीर वाज पेड टू द एम्पायर एज अ पेशकश। अब दो प्रकार से जो हैं वो पेमेंट किए जाते थे। जैसे करप्शन हो गया, ठीक है, करप्शन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्रिमिनल है जिसके ऊपर केस हुआ है, ठीक है, और जिसके ऊपर केस हुआ है वो क्या करेगा, दो लोग होते थे, ठीक है, दो लोग जो है वो उस पार्टी मेंबर्स में, जैसे कोई भी है, एक क्रिमिनल होता है, एक विक्टिम होता है, ठीक है। तो जो विक्टिम होता था वो भी पेमेंट करता था राजा को, और जो क्या कहते क्राइम करता था वो भी उसको करता था पेमेंट, ठीक है। तो कैसे करता था, दो प्रकार से, पेशकश, जो जीतेगा केस वो पेशकश देता था और जो हार जाता था वो भी पेमेंट देता था। तो ये क्या था, रेवेन्यू सिस्टम एंड करप्शन। तो 10% फ्रॉम वतन जागीर वर पेड टू दी एम्पायर एज अ पेशकश। वतन जागीर में से 10% जो अमाउंट है वो किसको दिया जाता था, एम्पायर को दिया जाता था। अब वतन जागीर क्या होती थी, वतन जागीर होती थी परमानेंट लैंड, ठीक है, और तनख्वाह जागीर क्या होती थी, ट्रांसफरेबल लैंड, ठीक है। समझ में आ रहा है, तनख्वाह जागीर जो है वो उस पर 10 साल का अगर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आपका जो रेवेन्यू है वो फिक्स है। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला है कि जो तनख्वाह जागीर आपको इशू की जा रही है वो आपके पास 10 साल के लिए है और आपको 10 साल में इस लैंड से 25% रेवेन्यू आपको मुझे कलेक्ट करके देना है, ठीक है। तो आप 10 साल के अंदर वो 25% रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। बट अगर आपको मैंने वतन जागीर दे दी तो वतन जागीर का आपको 10% जो है वो हिस्सा किसको देना पड़ेगा, एम्पायर को देना पड़ेगा, और उसको क्या कहा जाता था, पेशकश कहा जाता था, ठीक है। तो क्या कहते थे उसको, ट्रिब्यूट और पेशकश।
नाउ लैंड डिवीजन 3 प्रकार के थे, ठीक है, अभी हमने देख लिए 2 प्रकार, तो तनख्वाह, वतन, और तीसरा होता था खालसा, ठीक है। खालसा जो लैंड होती थी वो किसकी होती थी, वो एम्पायर की ही होती थी, इसको हम रॉयल लैंड भी कहते थे। अब खालसा लैंड जो है वो रॉयल लैंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि एम्पायर ये अपने पास ही रखते थे, ठीक है। एम्पायर जो है, एम्पायर का मतलब हुआ राजा, ठीक है, राजा अपने पास जो लैंड रखते थे उसको क्या कहते थे, खालसा लैंड कहते थे। अगर पूछा जाए आपसे कि लैंड डिवीजन जो है वो मुगल टाइम पीरियड में कितने प्रकार की थी या किस प्रकार से लैंड का डिवीजन करके रखा था, तो वो था 3 प्रकार से। पहला क्या था, तनख्वाह, दूसरा वतन, और तीसरा है खालसा लैंड। तो वतन क्या होता था, वतन वो होता था जो हेरिडिटरी है, ठीक है, परमानेंट है, आपको एक बार दे दी गई तो आपकी सारी फैमिली, आपकी पूरी लीनिएज की वही लैंड रहेगी। तनख्वाह क्या होता था, जो ट्रांसफरेबल होती थी, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको दी गई है, बाकी कुछ टाइम पीरियड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और खालसा क्या होती थी, जो एम्पायर अपने पास रखता था। अब आप ये बताइए मुझे, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट एम्पायर को किस लैंड से हुआ हो सकता है, किस लैंड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट एम्पायर को होगा, खालसा से, ऐसा क्यों, डायरेक्ट जाएगा, बिल्कुल खालसा लैंड से जो है एम्पायर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन इससे एम्पायर सबसे ज़्यादा करते थे। मान लीजिए वतन जागीर है, ठीक है, तनख्वाह जागीर है, तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें कैसे इंटरमीडिएट्स आएंगे, इन दोनों में, ठीक है, ये राजा है, ठीक है, अगर ये टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू सिस्टम चलाएंगे तो इनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोगों के हाथ में रेवेन्यू जाएगा, ठीक है, इनके नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे टैक्स कलेक्शन करने के लिए। तो इस इंसान से अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले इसके हाथ में जाएगा, फिर इसके हाथ में जाएगा, फिर राजा के हाथ में जाएगा, सारे लोग पैसा खाएंगे, करप्शन प्रिवेल्स, ठीक है। बट इसमें क्या होता था कि क्या करते थे ये लोग, इतने लोगों को काम पे रखते थे, 3-4 लोगों को, और इनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे। तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किससे होता था, वो था खालसा लैंड से। लीगेसी एंड डिक्लाइन, Mansardari system helped in centralizing the administration but declined during the later Mughal due to inefficiency and corruption. Mansardari system हम देख रहे हैं कि इतना मतलब evolved system है, ठीक है, इतना arranged system बनाया गया, काफ़ी अच्छा system बनाया गया। Still Mansardari system जो है वो मुगल एम्पायर में डिक्लाइन हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण क्या था, एक तो करप्शन, और दूसरा जो इनएफिशिएंट मुगल एम्पायर्स थे, जो इनएफिशिएंट बाद में लेटर मुगल्स रूलर्स आए, उनकी वजह से ये सिस्टम क्या हुआ, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप बताइए कि मनसबदारी सिस्टम होता क्या है। हाँ बताइए, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। मनसबदारी बेसिकली, सबसे पहले तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि मनसबदारी क्या होता है। तो मनसबदारी क्या होता है, एक रैंक होता है, ठीक है, एक पोजीशन होता है जिसको मेंटेन करके रखना होता है। सबसे ज़्यादा जाट और सबसे ज़्यादा कैवेलरी अगर वो मेंटेन करेंगे तो उनकी पोजीशन क्या रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है। अब आप बताइए कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है मनसबदार का। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता था, अपॉइंटमेंट, हाँ अपॉइंटमेंट, इनको कैसे चूज किया जाता था। बताइए आप। इनका अपॉइंटमेंट ऐसे होता था कि अगर आपकी कोई फैमिली इनको सर्व कर रही है लीनिएज के हिसाब से, तो इनको भी अपॉइंटमेंट, तो आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप सैलरी बताइए, इनको सैलरी कैसे दी जाती थी जी, ठीक है, ठीक है, 2 प्रकार से इनको सैलरी दी जाती थी, तनख्वाह थी और एक वतन थी। तनख्वाह क्या होता था, टेम्परेरी होता था और वतन परमानेंट होता था। परमानेंट लैंड जो दी जाएगी वो होता था वतन जागीर। लैंड डिवीजन थे मनसबदारी में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है, वतन, खालिसा और तनख्वाह, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें जो थी वो हमें पढ़नी थी यार। और क्या रह गया था, अच्छा हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मनसबदारी सिस्टम जो है वो बनाया गया तो उसका मेन रीज़न क्या था, मेन फंक्शन क्या था उसका।
हाँ, मनसबदारी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या था? व्हाट आर द रीजन टू फॉर्म मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम बनाया क्यों गया? तो फॉर दी सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब सिविल फंक्शन क्या होते थे? एजुकेशन देखना है, हॉस्पिटल देखना है, कुछ भी चीज़ें, रिलीजियस रिफॉर्म्स, कुछ भी, वो क्या होंगे हमारे सिविल, ठीक है। और दूसरा क्या था? मिलिट्री। तो मिलिट्री में हमें आर्मी फॉर्म करनी है। उन दोनों चीज़ों के लिए मेन फंक्शन मनसबदारी का क्या है? मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये रहेगा मनसबदारी। अपॉइंटमेंट हो गया है, सैलरी, ठीक है, डन। तो ये रहा आज मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।